जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त शिवकुमार। प्रयागराज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, एसएससी सीपीयू का 5 प्रीवियस सेट हो चुका है। ये 6वां सेट है प्रीवियस ईयर का, जो कि 2023 में एग्जाम में पूछा गया था। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले पाँचों सेट नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप पाँचों सेट देख सकते हैं। और ये 6वां सेट है दोस्तों, जनरल नॉलेज के लिए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्रयागराज क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। भारतीय खेल प्राधिकरण खेल को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च निकाय वर्ष डैश में स्थापित किया गया है। यानी कि जो भारतीय खेल प्राधिकरण है, इसको कब स्थापित किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1984 में। अगला प्रश्न है, स्तंभों को मिलान कीजिए। यानी कि नदी दिया है और उनका उद्गम स्थान दिया है। तो देखिए, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तिब्बत से निकलती है। यानी कि ए वाला कहाँ जाएगा? एक वाला बी में जाएगा। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? महाराष्ट्र के नासिक से, तो दूसरा सी में जाएगा। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? कुर्ग, यानी कि तीसरा वाला डी में जाएगा। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो सबको पता है, अमरकंटक से निकलती है। तो देखिए आपके ऑप्शन में कौन से है? 1 बी। देखिए 1 बी तो 2 में है, और दूसरा वाला किस में जाएगा? सी में। 2 सी, ये देखिए, ये भी अभी ये भी मैच कर रहा है। और तीसरा कौन जा रहा है? कावेरी, 3rd डी। ये देखिए होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रामकृष्ण तालुकदार को शास्त्रीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। ओके, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो सत्रिया किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, असम से। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास विन बैक्स, यानी कि वियतनाम और इंडिया होना चाहिए। और एक्स लगा है तो इसका मतलब क्या होगा? नेवल एक्सरसाइज, यानी कि नौसेना जो समुद्र में होता है। 2023 में कौन सा सशस्त्र बल भाग ले रहे हैं? तो देखिए आपका इंडिया और वियतनाम होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तट के निम्नलिखित युग्म और जिस राज्य में यह स्थित है में कौन सा कथन गलत है? गलत देखना है। मालाबार तट तमिलनाडु, ये वाला गलत है, यही वाला आपका ऑप्शन सही होगा। देखिए मालाबार तट जो है केरल को कहते हैं। और गान तट ये होगा कर्नाटक का। काठियावाड़ तट गुजरात में, बिल्कुल सही है। कोंकण तट महाराष्ट्र और जो गोवा है उसको बोलते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो दोस्तों, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, गायोट्स क्या है? तो दोस्तों, क्या यह एक सपाट शीर्ष वाले समुद्र पर्वत है? ये, या ऑप्शन नंबर बी है कि ये गहरी घाटियों में कुछ ग्रैंड कैनन के बराबर होते हैं? या ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या दिया है, यह नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है? या ऑप्शन डी है, ये एक उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निचले द्वीप जिनमें प्रवाल भित्तियाँ हैं? तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यह एक सपाट शीर्ष वाली समुद्र पर्वत है। ओके, अगला प्रश्न है, अभिकथन दिया है दोस्तों और उसका कारण। केंद्र शासित, देखिए अभिकथन क्या है? केंद्र शासित प्रदेश के लिए संसद 3 सूचियां राज्य सूचियों सहित के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। और इसमें और क्या कह रहा है? संसद की यह शक्ति पांडुचेरी और दिल्ली तक भी फैली हुई है, जिनकी अपनी स्थानीय विधायिका है। तो क्या दोस्तों ये सही है? तो इसमें कह रहा है, उपरोक्त कथन में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि ये बात तो सही है, पर इसका ये फॉलो कारण नहीं कर रहा है। तो देखिए कौन सा है। देखिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। कथन तो सही है, लेकिन दोस्तों उसका यहाँ पे नहीं सपोर्ट कर रहा है, उसका कारण। अगला प्रश्न है, इस समूह में वे पौधे आते हैं जिनकी शारीरिक डिजाइन अच्छी तरह से विभेदित नहीं होता। इस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। यह समूह है, तो दोस्तों अगर शैवाल है तो मतलब बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि थैलोफाइट्स होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? राम सिंह, तुलसीराम, स्वामी विवेकानंद या फिर आत्माराम पांडुरंग?
तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मरांग पांडुरंग। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। नहीं, पिछला जैसा क्वेश्चन था वैसा ही है। अभी कथन ए कह रहा है डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनियों दोनों ने मछलीपट्टनम शहर को नियंत्रित करने का प्रयास किया था। जी हाँ, उस वक्त ये बहुत फेमस सिटी थी। कारण क्या था? 17वीं शताब्दी में यह आंध्र पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। जी हाँ, बिल्कुल बात सही है। यानी कि जो इसका अभिकथन है, अब कारण क्या था? यही था। तो देखिए इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कुमार तपन के सैन्य अभियान का विवरण देने वाले संस्कृत काव्य मधुर विजयन के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? मधुर विजयन के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा देवी। अगला प्रश्न है बस्तर शहर का 75 दिवसीय त्योहार किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों बस्तर किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से, झारखंड से या फिर बिहार से? तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ से। अगला प्रश्न है 2001 की तुलना में 2011 में कुल साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो दोस्तों आपको याद होगा ऑप्शन नंबर ए दिया है 9.21% की वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी स्वतंत्र स्थिति में मौजूद है? मैग्नीशियम है? बिल्कुल नहीं। कैल्शियम है? ये भी नहीं है। और प्लेटिनम? जी हाँ ये है। और ऑप्शन डी है कि जस्ता, ये भी नहीं होगा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करने पर जोर देता है? तो दोस्तों ये 51A से संबंधित है और वो भी 51A(C) से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है दिवाली हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में आता है? दोस्तों अपना दिवाली किस महीने हिंदू कैलेंडर में आता है? तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी दिया है, कार्तिक महीने में। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति की दोनों आंखों से बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको सही कथन ढूंढना है। पहला कथन दिया है दोनों आंखें वस्तुतः एक ही प्रतिबिंब को देखती हैं। दोस्तों क्या ये बात सही है? आपने कभी अनुभव किया है? जी बिल्कुल नहीं। अगला कह रहा है एक आंख वस्तु के आधे भाग को देखती है, ये भी गलत है। एक आंख हो तभी पूरी वस्तु दिखती है। और तीसरा कथन कह रहा है दोनों आंख उनके द्वारा देखे जाने वाले दोनों प्रतिबिंबों को संयुक्त करती हैं। जी ये भी गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है प्रत्येक आंख किंचित भिन्न प्रतिबिंब को देखती है। जी हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एटोल से संबंधित है? तो दोस्तों एटोल से संबंधित क्या है? आपको चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। देखिए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। यह एक बड़े अवसाद द्वारा अलग की गई दो पर्वत श्रृंखलाओं से बना है। जी बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी दिया है उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निचले द्वीप प्रवाल भित्ति से बने होते हैं। जी हाँ एटोल इसी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों चंद्रगुप्त डैश की भव्य उपाधि अपनाने वाले गुप्त वंश के पहले शासक थे? तो दोस्तों चंद्रगुप्त ऐसी कौन सी उपाधि धारण किए थे? तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी महाराजाधिराज। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? दोस्तों अगर दूरदृष्टि दोष है तो आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा। उत्तर दर्पण नहीं, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और अगर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस, और दोनों है तो द्विफोकसी यूज किया जाता है। अगर किसी को थोड़ा टिल्ट वस्तु दिख रही तब जाके बेलनाकार चश्मे का यानी कि लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार
जनसंख्या जनगणना एक संघ का विषय है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अनुच्छेद 246 में कहा गया है भारतीय संविधान के यानी कि जो जनसंख्या जनगणना है ये संघ का काम होगा, क्योंकि अलग अलग राज्य वाले अगर डाटा देंगे तो उतना अच्छा मैच नहीं करेगा। अगला प्रश्न है 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी की कोड ऑफ डायरेक्टर द्वारा भेजे गया वुड्स डिस्पैच डैश से संबंधित है। क्या अकाल से संबंधित है, दूसरा सैन्य से, तीसरा वस्त्र से और चौथा ऑप्शन में दिया है शिक्षा से। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये किससे संबंधित था, शिक्षा से। भूकंप की तरंगों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोस्तों इसमें सही नहीं ढूंढना है। अब इसमें कह रहा है कि ऑप्शन ए क्या दिया है, पी तरंगे केवल ठोस और तरल माध्यमों से संचरित होती है लेकिन गैसीय माध्यम से नहीं। जी बिल्कुल गलत है, यही ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि जो पी तरंगे होती हैं तीनों माध्यम से चलती हैं। और देखिए आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। पहला बी क्या कह रहा है, ए तरंगे वह हैं जो कि वे केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से संचरित होती हैं। जी सही है। पी तरंगे तेजी से चलती हैं और सतह पर पहुंचने वाली प्रथम है। जी बिल्कुल सही है। और पी तरंगों को प्रथम तरंग कहा जाता है, यानी कि देखो ये दोनों काफ़ी मैच कर रहे हैं, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना द्वारा शुरू की गई महासागर पहल क्या है। मालदीव की एक नए नौसेना अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है। जी बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी दिया है IOR में नौसेना प्रमुखों के बीच एक उच्च स्तरीय आभासी बातचीत। जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है भारत के पहले एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये आपको याद होगा, इसी साल के बाद है शुरुआत साल में, कि आपका ऑप्शन बी होगा ऑप्शन डी यानी कि एक्सपोसैट, ये आपका सही होगा। इसको अभी इसी साल लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है गुलबर्ग कर्नाटक के बहामनी स्मारक वास्तुकला की डैश शैली से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो गुलबर्ग कर्नाटक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही होगा, दक्कन। अगला प्रश्न है दोस्तों हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन ए कह रहा है वान हेन इससे ने वर्ष की एक मंत्री अरुणा शोकी को करारी हार दी जिसने हर्ष की मृत्यु के बाद सिंहासन पर कब्जा कर लिया। जी ये बात बिल्कुल सही है। कारण क्या था, हर्ष द्वारा चीनी सम्राट की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार करना वांग हेन से के अभियान के लिए जिम्मेदार था। दोस्तों क्या ये कारण बिल्कुल सही है? जी नहीं, ये कारण नहीं सही, लेकिन जो आपका अभिकथन ये सही है, यानी कि ये गलत है। ओके, तो देखिए कौन सा है, ऑप्शन ए सी देखिए कह रहा है कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है वंशदा राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए पतझड़ी वन। अगला प्रश्न है दोस्तों अडानी ग्रुप का विंझीझम पोर्ट किस राज्य में स्थित है। तो मुझे पता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे गुजरात में, तो गुजरात तो नहीं होगा, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी होगा केरल। दोस्तों हाइडेस्पीड जैसे कि इन्होंने इजराइल में खरीदा है तो उसको हाइडेस्पीड बोलते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा था। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री किस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ऑप्शन ए में दिया है सिंधु दुर्ग किला, बी में दिया है ग्वालियर किला, सी में दिया है प्रतापगढ़ किला और डी में दिया है राजकोट किला। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी राजकोट किला। दोस्तों अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो देखिए पहला देखते हैं कौन सा है, परिहार एक मूल सजा के स्थान पर कम सजा है। क्या ये बिल्कुल बात सही है? जी बिल्कुल, ये वाला गलत है, इसमें गलत ही ढूंढना है। और बी में क्या कह रहा है, प्रविलंबन अल्प अवधि के लिए सजा के निष्पादन पर रोक है, बिल्कुल सही। क्षमा सजा और दोष सिद्धि को हटा देता है, बिल्कुल सही। लघुकरण यानी कि सजा के रूप को दूसरे रूप में बदलना, ये भी सही है। तो ये अगर आप
संविधान का जो आर्टिकल पढ़ेंगे वहाँ पे ये दिया हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जापान के चंद्र अन्वेषण मिशन स्लिम को क्या उपनाम दिया गया है? क्या इसको लूना 25 दिया गया है? ज़्यादा लोग इधर ही जाएंगे पर ये गलत है। अगर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मून स्पिनर इसको नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, गैस के द्रवीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सहायक होगी? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया तापमान में वृद्धि और दाब में ह्रास। क्या ये आपका ऑप्शन सही है? जी बिल्कुल गलत है ये। बी में दिया है तापमान एवं दाब दोनों में वृद्धि, ये भी नहीं होगा। और सी में दिया है तापमान में ह्रास और दाब में वृद्धि, जी बिल्कुल सही। अगर आपको द्रवीकरण करना है गैस का तो आपको सी को फॉलो करना पड़ेगा, आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, फिल्म 2018 को ऑस्कर को यानी कि फिल्म 2018 को ऑस्कर 2024 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया, यह किस भाषा का है? हिंदी का है, मराठी का है, मलयालम या फिर बंगाली का? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ये मलयालम का फिल्म है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश में बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया। तो दोस्तों उन्होंने कब किया? ऑप्शन नंबर ए 1765 में उसका अधिग्रहण किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संधि और संबंध देश दिया है, तो ल्हासा की संधि किससे? तिब्बत से है, जी बिल्कुल सही। गंडमक की संधि अफगानिस्तान से है, ये भी सही है। सुगौल की संधि बर्मा से है, जी बिल्कुल नहीं, ये सुगौल ये नहीं है। वानबो की संधि नेपाल से, ये भी नहीं है। तो उपरोक्त युग्मों में कितने युग्म सही है? तो इसमें 2 सही हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, केवल 2 सही होंगे। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना डैश में संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा की गई। तो ये अगर अमेंडमेंट आपको याद होगा तो 89 है। देखिए ऑप्शन बी में दिया है 89 यानी कि 79वें। अगला प्रश्न है, विश्व के पहले रोबोट सीईओ का क्या नाम है? अगर आप मिक का नाम सुने हो तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, डैश केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। तो दोस्तों पादप कोशिकाओं में क्या मौजूद होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गाल्गी काय या फिर प्लास्टिड? तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो पादप कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बाकी केंद्रक, गाल्गी काय, प्लास्टिड ये सब क्या होते हैं? जो जीव होते हैं उसमें होते हैं, पादप में नहीं होते हैं, जैसे कि जंतु में। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया। तो दोस्तों ग्राम न्यायालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 2008 में। अगला प्रश्न है, संगीतकार शिवमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों जो शिवमणि जी हैं ये किससे संबंधित हैं? ड्रम से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा सिक्किम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम का अधिनियमन किया गया है? तो दोस्तों ये आपका सही जवाब होगा, ये मनमोहन जी की सरकार में हुआ था 2005 में, और अब तो उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न है, परागकणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको गलत कथन ढूंढना है। पहला है इसमें जनन कोशिका पाई जाती है, जी सही है। इसमें कायिक एवं जनन कोशिका दोनों होते हैं, ये भी सही है। परागकण की जनन कोशिका तुर्क रूप होती है, ये भी सही है, तुर्क रूप। और ऑप्शन डी कह रहा है परागकण की जनन कोशिका से 3 नर युग्म बनते हैं, जी ये वाला गलत है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला प्रश्न है दोस्तों, विक्टोरिया झील और मतलब कि निम्नलिखित कथन ए और कथन बी का मिलान करना है, यानी झील और महाद्वीप से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए विक्टोरिया झील कहाँ पे है? ये अफ्रीका में है, यानी कि सी में जाएगा पहला वाला। सुपीरियर झील कहाँ पे है? ये नॉर्थ अमेरिका में है, यानी कि दूसरा वाला ए में जाएगा। कैस्पियन सागर ये कहाँ पे है दोस्तों? कैस्पियन सागर
ये अगर आपको याद हो तो ये आपका एशिया में ही है। आयर झील दोस्तों कहाँ पे बसता है एक, तो ये कहाँ जाएगा, अपने ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए 1C में जाएगा, 1C देखिए 3 है, एक सेकेंड इसको स्क्रॉल कर दें थोड़ा से। तो देखिए 3 ऑप्शन है इसमें, 1C है। और सुपीरियर झील की तरफ जाएंगे, सुपीरियर झील दोस्तों कहाँ पे है, उत्तर अमेरिका में, नहीं तीसरा वाला ए में जाना चाहिए, नहीं दूसरा वाला सी में जाना चाहिए। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, और तीसरा वाला बी में जाएगा, चौथा वाला ए में जाएगा, सही है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा, यानी कि मैं मिला दे रहा हूँ फिर से, अगर स्क्रीनशॉट जिसका लेना हो वो थोड़ा पीछे चला जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये क्या दिया है, डैश में भारतीय और यूरोपीय मजिस्ट्रेट के समान स्तर पर लाने के लिए लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल पारित किया गया। दोस्तों ये आपके पिछले सेट में भी पूछा गया था। तो ये जो इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर डी 1833 में। अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव इनमें से किस शास्त्र में पाई गई। तो दोस्तों अगर ये भारतनाट्यम है तो जाहिर सी बात है नाट्य शास्त्र होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन में दम ही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, टेनिस से, बैडमिंटन से, फुटबॉल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पे है, ये केरल में है। तो इसका जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, अनामुड़ी। ओके, तो दोस्तों ये रहा आपका आखिरी प्रश्न। और दोस्तों आपका ये 6वां सेट जनरल नॉलेज का कंप्लीट होता है, जो कि प्रीवियस ईयर है। और अगर आपने अभी तक हमारे प्रयागराज क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को हमारे किसी प्यारे भाई बहन के पास शेयर कर दीजिए, ताकि अगर उनको भी प्रीवियस ईयर का हल करना हो तो उनका भी काम हो जाएगा। और दोस्तों आपका अगला सेट नंबर 7 बहुत ही जल्द चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। 9 सेट टोटल हुए थे 2023 में। अगर आप लोग कहेंगे प्रीवियस ईयर का, मैंने इससे पहले जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसका भी करा देंगे। तो ओके दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।